अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निबोश IG2 एलिमेंट नंबर 8 जनरल वर्क प्लेस इश्यूज। इससे पहले हमने निबोश IG न्यू सिलेबस के 7 एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं जिनके लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट 8 जनरल वर्क प्लेस इश्यूज और आज हम इसका 8.1 जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। 8.1 हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। वेलफेयर के हवाले से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हेल्थ तो अंडरस्टूड टॉपिक है कि जिसमें हमने वर्कर की हेल्थ को मेक श्योर करना है, और वर्क एनवायरनमेंट के जिस जगह पे वर्कर ने काम करना है या काम करने के लिए जो वर्क प्लेस है, जो काम करने की जगह है, तो उसकी बुनियादी तौर पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले वेलफेयर प्रोविजन। वेलफेयर का हमने डिस्कस किया है कि वेलफेयर बेसिकली फैसिलिटीज हैं अदर देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो चीज़ें एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी में डायरेक्टली नहीं आती लेकिन उसने प्रोवाइड करनी है, ये वेलफेयर में फ्लाह बहबूद में आएगी वर्कर की। और इसके लिए बाकायदा तौर पर 2 कन्वेंशंस हैं जो इस बात की मुकम्मल तौर पर एम्प्लॉयर को टू सम एक्सटेंट बाउंड करते हैं कि वो ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करे वर्कर को। इसमें ILO C120 है, हाइजीन कॉमर्स एंड ऑफिसेज कन्वेंशन 1964। ये ILO का कन्वेंशन है। ये तब का कन्वेंशन है जब ILO ओश ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को ILO ने 1981 में रिकग्नाइज किया। ये उससे पहले का कन्वेंशन है जब वो वर्कर्स के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो लेबर के राइट्स के लिए बात किया करती थी, तो उसका कन्वेंशन था उसके तहत। और दूसरा ILO C167, ये उसके बाद में जब ILO ओश 1981 में होता है तो उसके बाद जो C164 था। अब ILO C167 सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन 1988 नंबर 167। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज देने के लिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो पाबंद है। नंबर 1 ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी मुहैया करे। सैनिटरी कन्वेंसेस और निकासियाब वगैरह और ये जो फैसिलिटीज हैं वो दे। वॉशिंग फैसिलिटीज, नहाने धोने की सफाई सुथराई की दे। चेंजिंग रूम्स, चेंजिंग रूम्स क्या होते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो आम एरियाज में लोग काम कर रहे होते हैं, मैकेनिक्स या वर्कर्स वगैरह, तो वो उसी कपड़ों में फिर बाहर घूमते हैं, खाना भी खाते हैं, घर भी जाते हैं। जबकि ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि चेंजिंग रूम होता है कि जो उसका वर्किंग यूनिफॉर्म है, जो उसका वहाँ पे वो ओवरऑल जो भी चीज़ वहाँ पे वो यूज़ करें, कवरऑल्स और गे एप्रन्स वगैरह, वो सब वो रिमूव करेंगे। चेंजिंग रूम में क्या होता है कि काम के कपड़े उतार के साफ सुथरे जो उनके कपड़े होते हैं नाम आम पहनने वाले, वो वहाँ पे पहन के निकलेंगे। एकोमोडेशन फॉर क्लॉथिंग, कपड़े रखने के लिए कोई जगह भी होनी चाहिए। ये ऐसी सूरत में जब किसी कंपनी में ही वर्क प्लेस के अंदर ही वर्कर्स का रहना भी है तो ऐसी सूरत में भी बाकायदा तौर पर एकोमोडेशन दी जाएगी क्लॉथिंग वगैरह के लिए। रेस्ट एंड ईटिंग फैसिलिटी। रेस्ट में पहली बात वो फ्रीक्वेंट ब्रेक है, वो तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं हर एलिमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे जो रेस्ट है उसका मतलब ये है कि उसका जब भी रेस्ट टाइम हो तो उसके लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसी कैजुअलिटी या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। एंड ईटिंग फैसिलिटीज, और खाना खाने के लिए हाइजीन का ख्याल रखा जाए, साफ सुथरी जगह दी जाए जहाँ पे बैठ के वो अच्छे तरीके से अपना खाना वगैरह खा सकें। ग्रुप एक्सरसाइज है। बेसिकली ग्रुप एक्सरसाइज जो ये हम आगे टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे, और बेहतर ये है कि आप इसकी जो ग्रुप एक्सरसाइज है इसकी आप असाइनमेंट बनाएं। असाइनमेंट बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो बेसिकली असाइनमेंट क्या बनानी है आपने, व्हाट बेसिक वेलफेयर फैसिलिटीज वुड यू एक्सपेक्ट एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। अच्छा जी, अब आपने कौन ये देखना है, उस चीज़ की लिस्ट आउट करके पॉइंट आउट करके मुझे भिजवाना है कि एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी नर्स की,
कंस्ट्रक्शन वर्कर, ऑफिस बेस्ड अकाउंटेंट। ठीक है, इन तीनों के लिए कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होंगी, आप प्रॉपर पूरा इनका एक चार्ट बना लीजिए। उस चार्ट में एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी नर्स का जो है वो आप सारा तहरीर करके रिटन फॉर्म में भिजवाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो है वो आप देख लेंगे और उसको उसके हवाले से आप देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं, क्या वेलफेयर फैसिलिटीज उसको रिक्वायर्ड हैं, तो वो आप राइट डाउन करेंगे। ऑफिस बेस्ड अकाउंटेंट की क्या है वो भी सेम इसी तरह करेंगे। अब जी वेलफेयर प्रोविजन में वन बाय वन हम जो देखेंगे वो देखते हैं। नंबर 1, मिनिमम स्टैंडर्ड में ड्रिंकिंग वाटर होलसम लेबल्ड इफ नॉट। ठीक है जी, ड्रिंकिंग वाटर हर बंदे के लिए मुकम्मल तौर पर आप अरेंज करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर लेबल करेंगे कि ये ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का ही पानी है, ताकि वेलफेयर वर्कर्स को कोई भी किसी भी तरह की दुश्वारी ना हो पीने के पानी तक पहुंचने के लिए। सैनिटरी कन्वेंसेस में क्या क्या होगा, सफिशिएंट नंबर सेपरेट फॉर मेन एंड वुमेन, के वॉशरूम फैसिलिटीज वगैरह क्या है। सफिशिएंट नंबर कि ऐसा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स को सामने रखते हुए उसी नंबर को सामने रखते हुए आप अरेंज करेंगे सैनिटरी कन्वीनियंस। सेपरेट फॉर मैन एंड वुमेन, अंडरस्टूड है कि मैन के लिए अलग से फैसिलिटी होगी और वुमेन के लिए अलग से। प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेदर, किसी भी तरह के मौसमी असरात से महफूज हो। क्लीन लिड एंड वेंटिलेटेड, साफ हो, रोशन हो और ताज़ा हवा का इंतज़ाम बाकायदा तौर पर बखूबी तरीके से किया हुआ हो। प्रोविजन फॉर द डिसेबल्ड, और उसका जो उसके अंदर सैनिटरी कन्वीनियंस जब दी जाए तो उसके अंदर अरेंजमेंट्स करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप में डिसेबल्ड वर्कर्स हैं तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए वहां पर तमाम तर अरेंजमेंट्स की जाएं। वॉशिंग फैसिलिटीज, क्लोज टू टॉयलेट्स एंड चेंजिंग रूम, हाथ शाथ धोने और इस तरह की चीजें कहाँ पे होंगी, क्लोज टू टॉयलेट हो, ताकि जैसे ही वॉशरूम सैनिटरी वॉशरूम वगैरह यूज करने के बाद उसको यूटिलाइज कर सके। और सेकेंडली चेंजिंग रूम, जब वो चेंज वगैरह कर ले हाथ मुंह धोने के लिए, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो कवर अप कर सके। शॉवर्स इफ रिक्वायर्ड, हॉट एंड कोल्ड वाटर, सोप टॉवल्स, एनवायरनमेंट टेम्परेचर को देखते हुए हॉट एंड कोल्ड वाटर होगा। मीन्स ऑफ ड्राइंग, और फिर हम उसको कैसे ड्राई कर सकते हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा ड्रायर लगे होते हैं और कई जगह पे टॉवल को एज अ ड्रायर यूज किया जाता है। देन दी चेंजिंग रूम्स फॉर स्पेशल वर्कवेयर, जो काम के लिए आप खास किस्म के कपड़े पहनते हैं तो उनके लिए चेंजिंग रूम्स हो बाकायदा, ताकि किसी को भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद आप उनको उतार दें और जो कपड़े आपके आम पहनने वाले हैं आप वो पहन सकें। ये भी कैसा होगा, चेंजिंग रूम लिट रोशन हो, साफ सुथरा हो और वहां पर बात कशी का इंतजाम जो है बाकायदा हो। वेंटिलेटेड हो, बात कशी, ताज़ा हवा का इंदराज, रिलीज हवा का अखराज बाकायदा तौर पर हो। सेपरेट फैसिलिटीज फॉर मैन एंड वुमेन, चेंजिंग रूम भी अंडरस्टूड है जी, आप जेंडर को देखते हुए इसको जो है सेपरेट ही रखेंगे। मैन के लिए अलग चेंजिंग रूम्स होंगे और वुमेन के लिए अलग चेंजिंग रूम होंगे। एकोमोडेशन फॉर क्लॉथिंग, कपड़े रखने के लिए आप वो क्या लॉकर्स दें, हर बंदा इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एकोमोडेशन फॉर क्लॉथिंग से सिर्फ कपड़े नहीं होंगे, बाकी भी अगर उसकी कुछ जरूरी चीजें हैं तो उसके लिए भी क्या होगा कि उसको उन्हीं लॉकर्स के अंदर अरेंजमेंट करके दी जाए ताकि उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। पर्सनल क्लॉथिंग क्लीन एंड सिक्योर, सेपरेट स्टोरेज फॉर डर्टी वर्कवेयर। ठीक है जी, अब साफ और गंदे के लिए भी अलग से इंतजाम होगा कि साफ और गंदे कपड़े उसको इकट्ठे रखने ना पड़े। देन रेस्ट एंड ईटिंग फैसिलिटीज, सफिशिएंट सीट्स एंड टेबल, अब ये खाना खाने और आराम करने के लिए सफिशिएंट सीट्स एंड टेबल, कि ऐसा ना हो कि 100 वर्कर है तो 50 बैठ के खा रहे और 50 वर्कर खड़ा है, उसको जगह नहीं मिल रही है, तो बाकायदा तौर पर सफिशिएंट सीट्स होनी चाहिए, प्रॉपर टेबल वगैरह उसके मुताबिक हों जितने इंडिविजुअल्स वहाँ पे मौजूद हैं। अवे फ्रॉम वर्क लोकेशन से दूर हो, क्योंकि उसके अंदर रीज़न ये होती है कई जगहों पे केमिकल्स यूज़ हो रहे होंगे, कहीं पे ऑयल एंड गैस होगा, कहीं पे वैसे गैसेस होगी, कहीं पे डस्ट हो सकती है, तो ऐसी सूरत में ये जो आपकी वर्क लोकेशन से ज़्यादातर दूरी होगी। हाइजीन इन्वायरमेंट, साफ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए। मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग हॉट फूड एंड ड्रिंक, सेपरेट फैसिलिटीज फॉर न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स।
जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो उनके लिए अलग से ये तमाम तर फैसिलिटीज़ अरेंज की जानी चाहिए, क्योंकि उनके खाने का भी सिस्टम और होगा और उनको प्रेगनेंसी की वजह से कोई इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज स्पेस। स्पेस बेसिकली आपकी वो जगह है जिस जगह पे किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी वर्कर ने रहकर काम करना है। एडिक्वेट स्पेस टू अलाउ वर्कर्स टू परफॉर्म टास्क सेफली। एडिक्वेट मतलब मुनासिब, कि जिस तरह की उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, मुताबिकत वाली, मुनासबत वाली। ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी वर्कर किसी भी काम को, अपने किसी भी काम को जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि उसकी ड्यूटी है, वो उसको इजीली परफॉर्म कर सके। देन सीटिंग, बैठने की वगैरह की जगह। अप्रोप्रिएट सीटिंग, स्टेबल बैक रेस्ट एंड फुट रेस्ट वेयर अप्रोप्रिएट। तो बेसिकली स्टेबल बैक रेस्ट एंड फुट फेयर्स वेयर अप्रोप्रिएट का मतलब यही है कि उसकी जो बैठने की जगह है, जिससे उसको वर्क स्टेशन वगैरह के सामने कोई जगह दी गई तो उसकी स्टेबल हो, बैक रेस्ट हो, बाकायदा तौर पर फुट रेस्ट भी हो, ताकि उसको किसी भी तरह के अनऑकवर्ड पोस्चर से बचाया जा सके। देन जी हमारे पास आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बोलते हैं बातकशी को, मतलब ताज़ा हवा का इंदराज, गलीज हवा का इखराज। मतलब आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो उससे आप जो आलूदा एयर है, कंटेमिनेटेड एयर है, उसको आप बाहर निकालें और ताज़ा हवा का अंदराज हो। हीटिंग, रीजनेबल टेम्परेचर इंडोर्स। अब उसका जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर होना चाहिए। सेडेंट्री वर्क 16 सेल्सियस, इनएक्टिव आर सीटेड, मैनुअल वर्क 13 सेल्सियस, ठीक है जी। 16 सेल्सियस सेडेंट्री वर्क के लिए होगा और 13% जो है 13 सेंटीग्रेड जो है वो आपका मैनुअल वर्क में होगा, क्योंकि मैनुअल वर्क में भी फिर आपका टेम्परेचर कुछ ना कुछ उस एक्टिविटी की वजह से बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका सेल्सियस कम पे ही रखा जाएगा। देन जी लाइटिंग, एडिक्वेट लाइटिंग। एडिक्वेट लाइटिंग से मुराद ये है कि जितनी लाइट वहाँ पे हमें ज़रूरत है। इसमें हम कतन ऐसा नहीं करेंगे कि हम ये किसी सूरत नहीं कहेंगे कि एडिक्वेट लाइटिंग है तो फॉर एग्जांपल ज़्यादा रोशनी नहीं। याद रखिएगा, पुअर लाइटिंग से मुराद सिर्फ कम रोशनी नहीं है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी या ज़रूरत से कम रोशनी, ये दोनों सूरतों में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए हम एक एडिक्वेट लाइटिंग को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव वर्क इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब वो जो काम करना है हमने, तो उसमें लाइटिंग लेवल्स वगैरह किस तरह है। नंबर 1, मिनिमम लेवल्स अचीव मेजर्ड इन लक्स। मिनिमम लेवल्स अचीव का मतलब यह है कि कम अज कम जो रोशनी रिक्वायर्ड है वो लाजमी होनी चाहिए, और लक्स मेजरमेंट यूनिट होती है आपकी लाइट को मेजर करने के लिए। नेचुरल लाइट इज बेस्ट, अंडरस्टूड है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो गल्फ वगैरह में देखते हैं, अब तो तकरीबन पूरी दुनिया में ही एक सिस्टम मुतारिफ कराया गया है जिसको बोलते हैं BMS, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, और उसी के साथ एक सिस्टम जोड़ा गया, एक सिस्टम नथी किया गया है जिसको बोलते हैं LMS, लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने का जो मकसद है, वो मकसद ही यही था कि किस तरह से नेचुरल लाइट को यूटिलाइज किया जाए। तो LMS किसी भी अब कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन की किसी भी जगह पे बिल्डिंग है तो उसके अंदर BMS के साथ LMS के ऊपर काम किया जाता है, जिसका पहला पर्पज़ ये होता है कि नेचुरल लाइट पे काम किया जाए, कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाए कि वो नेचुरल लाइट में काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मतलब जिस टाइम पे सूरज है उस टाइम पे इतनी रोशनी उन बिल्डिंग्स में मौजूद हो, उन वर्क प्लेसेस पे मौजूद हो, ताकि आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड, इसने 3 फेजेस में डिवाइड किया LMS ने। नंबर 1, नेचुरल लाइट 100% यूज़ की जा सके। दूसरी सूरत में यह है कि पार्शली जो है नेचुरल लाइट और पार्शली आर्टिफिशियल लाइट्स की मदद से हेल्प ली जा सके। और नंबर 3 इसके अंदर आती है आर्टिफिशियल लाइट। अगर नेचुरल लाइट से अकेले या नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट मिलकर भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर वो तीसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो कि तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है, वो है हमारी आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारी कोशिश ये होती है कि नेचुरल लाइट में काम किया जाए। लाइटिंग एडजस्टेड टू द लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड। लोकल लाइटिंग में भी नेसेसरी। लोकल लाइटिंग ऑन क्रिटिकल एरियाज। क्रिटिकल एरियाज ऐसे होते हैं जिन जगह पे आपको काम करते हुए
दुश्वारी का सामना है या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे बारीकी से काम करने की ज़रूरत है, तो ऐसी जगहों पर मुकम्मल तौर पर जो है वो लाइट्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। नो रिफ्लेक्शन और ग्लेयर, कोई उसमें ग्लेयर, एक्स्ट्रा शाइन, रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। नो क्रिएशन ऑफ शेडो, साय ना बने उसके अंदर। नो फ्लिकरिंग, और वो स्टेबल हो, बार बार ऑन ऑफ, आगे ऊपर ऊपर नीचे मत हो। सुइटेबल फॉर द एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल वो मुनासिब फिट इन होनी चाहिए। नेक्स्ट, एमरजेंसी लाइटिंग शुड बी प्रोवाइडेड इफ मेंस पावर फेल। हाँ, अब आपने क्या करना है कि आपकी ज़्यादातर एक्टिविटी ऐसे टाइम पे है या ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको लाइट लाजमन चाहिए, तो ऐसी जगह पे चाहे आपका रिसोर्स, चाहे आपकी अरेंजमेंट जितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बावजूद इसके आप वहाँ पर एमरजेंसी लाइटिंग अरेंज करेंगे। और इस एमरजेंसी लाइटिंग को अरेंज करने का मकसद ये है कि अगर कोई एनर्जी फेलियर होता है, कोई मेन पावर फेलियर होता है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म किया जा सके। अब जी नॉर्मली दो तरह के एनवायरनमेंट हैं। अब हम जिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है इस टाइम पे, या ज़्यादातर हम जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पे तो आपका अक्सर क्या है कि हार्ड इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम यूरोप की तरफ चले जाएं, अमेरिका की तरफ चले जाएं, यूएसए की तरफ चले जाएं, तो इन जगहों की जानिब जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड है। तो जहाँ पर इन्वायरमेंट हॉट है वहाँ पे हमें उसको नॉर्मल करना पड़ता है कि वर्कर इजीली वहाँ पे जॉब परफॉर्म कर सके। इसी तरह जिन जगहों पे कोल्ड इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे भी हमें उसको नॉर्मल करना पड़ता है ताकि इजीली काम परफॉर्म किया जा सके। तो ये जो ग्रुप एक्सरसाइज है ये बेसिकली अगली स्लाइड में डिस्कस भी होगी। तो अब ये क्या है जिसको हमने आगे डिस्कस करना है, तो कहता है व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज एसोसिएटेड विद वर्किंग इन हॉट इन्वायरमेंट्स एंड कोल्ड इन्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। अब इनके पहले हम क्या उसने क्या पूछा, हेल्थ इश्यूज कि हॉट इन्वायरमेंट के हेल्थ इश्यूज क्या हैं और फिर कोल्ड इन्वायरमेंट के हेल्थ इश्यूज क्या हैं। हमने दोनों के हेल्थ इश्यूज डिस्कस करने हैं। फिर दूसरी बात, हाउ कैन दीज हेल्थ रिस्क बी कंट्रोल्ड, और फिर हम इन हेल्थ रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले जिस तरह पहला पोर्शन था उसके हेल्थ इफेक्ट्स का, हेल्थ इश्यूज का, तो पहले हम इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनके कंट्रोल मेजर डिस्कस करेंगे। हार्ड इन्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले आता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है। मसल क्रैम्प में क्या होता है कि आपने डिहाइड्रेशन बेसिकली पानी की कमी की वजह से जो आपका बॉडी का टेम्परेचर वगैरह का इशू होता है, और उसके अलावा पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा गर्मी में। मसल क्रैम्प आपने अक्सर देखा होगा, प्लेयर्स वगैरह जब खेल रहे होते हैं तो उस दौरान एक ही एक्टिविटी बार बार करने की वजह से, पानी की कमी की वजह से वो मसल्स जो है वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं। हीट स्ट्रेस, गर्मी लगना, हीट एग्जॉशन, गर्मी हरारत की वजह से आपकी हालत गैर होना, हीट स्ट्रोक, लू लग जाना जिससे अक्सर होता है, जिस तरह के एरियाज़ में हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं तो यहाँ पे अक्सर लू लग जाती है गर्मियों में। बर्न स्किन डैमेज, अक्सर हीट की वजह से जो है वो स्किन डैमेज हो जाता है। इसी वजह से कितने सारे लोग सन लाइट की वजह से भी, सन हीट की वजह से भी स्किन कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। देन कोल्ड इन्वायरमेंट्स के क्या इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर हैं। नंबर 1 हाइपोथर्मिया, बहुत शदीद किस्म का बॉडी का टेम्परेचर आपका डाउन चला जाता है, दर्जा हरारत बॉडी का कम हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट, सख्त सर्दी को बोला जाता है, खून जमा देने वाली सर्दी जो होगी उसको। स्लिप इंजरीज हो सकती हैं, जहाँ जहाँ पे बर्फ होगी, आइसी फ्लोर होंगे वहाँ स्लिप इंजरीज हैं। फ्रीज बर्न इंजरीज, आपको अपना जिस तरह से आप अक्सर देखते हैं कि गर्म में हाथ रखने से गर्म पानी वगैरह में आपका जुलस जाता है, तकलीफ पहुंचती है। इसी तरह कई दफ़ा शदीद ठंडे पानी से भी सेम इसी तरह का एहसास होता है हमें। अब हम इनके डिस्कस करते हैं जी प्रिवेंटिव मेजर्स कि कैसे हम हार्ड इन्वायरमेंट्स और कोल्ड इन्वायरमेंट्स के इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर, मतलब हेल्थ इफेक्ट्स, या आप कह सकते हैं इसके हेल्थ रिस्क जो हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, उनसे कैसे हमारा बचाव हो सकता है। तो नंबर 1 हार्ड इन्वायरमेंट्स की तरफ पहली बात यह कि वेंटिलेशन, वहाँ पे बात कशी का इंतज़ाम हो,
ताकि ताज़ा हवा हर वक्त वहाँ पे दाखिल होती रहे। इंसुलेट शील्ड हीट सोर्सेज, जितने भी हीट सोर्सेज वहाँ पे मौजूद है उन्हें इंसुलेट शील्ड उनको रैप अप किया जाए। ठीक है, इंसुलेशन शील्डिंग होती है कि किसी भी चीज़ को आप रैप अप कर दें। ठीक है, प्रोवाइड कूल रिफ्यूजेस। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी दें, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दें ताकि बॉडी का टेम्परेचर बार बार नॉर्मल होता रहे। जॉब रोटेशन हो, एक ही एक्टिविटी एक ही वर्कर से एक ही ग्रुप ऑफ पीपल से ना परफॉर्म किया जाए। अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, और इस चीज़ को कि वर्क इन्वायरमेंट हार्ट है, इस चीज़ को सामने रखते हुए जो उनका वर्क वेयर होगा वो या यूनिफॉर्म होगा तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि हार्ड इन्वायरमेंट में उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, कोल्ड इन्वायरमेंट्स, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स बोलते हैं जी ऐसी जगह, ऐसी ठंडी जगह जिस जगह पे हरारत ना पहुंचे, जिस जगह पे आपकी रोशनी नहीं पहुंच सकती, जिस जगह पे आपकी हीट नहीं पहुंच सकती, तो ऐसी जो जगह होती हैं वो दे बिकम ड्राफ्ट, तो वो आपकी ड्राफ्ट बन जाती हैं। ठीक है, तो आपने प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राफ्ट, कि ऐसी जगहों से आपने महफूज रखना है। शील्ड एंड लैग कोल्ड सर्फेसिस, पीपी इंसुलेटिंग, प्रोवाइड वार्म रेफ्यूजेस, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दें जी ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। जॉब रोटेशन, एक्सेस टू वार्म फूड एंड ड्रिंक्स, वहाँ पे कोल्ड फूड और ड्रिंक्स होगा और यहाँ पे वार्म फूड। ट्रीट आइसी फ्लोर, जो आइसी फ्लोर्स हैं जहाँ पे उसके फिसलने का अंदेशा है तो ऐसी जगहों को खुरच दिया जाए ताकि ग्रिप बन जाए और कोई भी वर्कर वगैरह वहाँ से स्लिप वगैरह ना हो। ये आज हमने टॉपिक इसका डिस्कस किया। एलिमेंट नंबर 8 हमने आज स्टार्ट किया था और एलिमेंट 8 का पहला पोर्शन 8.1 हमने इस हवाले से डिस्कस किया है। अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।